हेलो यूपीपीसीएस एस्पिरेंट्स, आज का 1 जून का न्यूज़पेपर मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। फर्स्ट, मैं न्यूज़पेपर आपको इस तरह नहीं पढ़ा रही हूँ कि ये न्यूज़ चल रही है, सनसनीखेज़ में ये हो रहा है। मैं आपको बस मुद्दे की बात बताऊँगी जो आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। एंड प्री के लिए अगर कोई यहाँ पर मुझे पॉइंट मिलता है जो प्रीवियसली पेपर्स में पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग, तो मैं बस उतना ही कवर कराऊँगी, ठीक है। अदरवाइज़ इट विल बी लाइक 1 to 2 आवर चलता ही रहेगा और न्यूज़पेपर तो ख़त्म होने जैसी चीज़ है ही नहीं। मैं एम्फसाइज़ कर मेरा ज़्यादा रोल एडिटोरियल में रहता है कि एडिटोरियल में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाती हूँ ताकि आप उसमें से पॉइंट्स बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना कि नोट्स कैसे बनाएं न्यूज़पेपर से, तो कुछ नहीं। जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ उसमें मैं आपको ये भी बता दूँगी 1 या 2 लाइन जो भी नोट डाउन करनी है जिसे आप यूज़ कर सकते हो किसी पेपर में, किसी क्वेश्चन में। बस वैसे ही करना है। 1-2 लाइन का आपका एक पेपर का, एक दिन का एक साइड के पेज भर का नोट्स होना चाहिए। उससे ज़्यादा आपको नोट ही नहीं करना है, होता ही नहीं है उससे ज़्यादा नोट करने के लिए, ठीक है। इवन दो उससे कम भले ही मिल जाए आपको। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। अच्छा, एक और चीज़, मैं सीक्वेंस में ही चलती हूँ ताकि पूरा पेपर भी आप ओवरव्यू भी हो जाए, एक बार आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े पेपर को। फिर यही होता है ना कि पूरा पेपर देखा नहीं, फिर से देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? लगातार दूसरी तिमाही में भी बढ़ी आर्थिक वृद्धि, ठीक है। 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो आर्थिक वृद्धि हो रही है, कैसे हो रही है देख लेते हैं। कृषि, विनिर्माण, खनन और निर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से चौथी तिमाही में 6.1% रही है। अच्छा, तो हमारे जो कृषि है, विनिर्माण का क्षेत्र है, खनन के क्षेत्र है, निर्माण के क्षेत्र है, वहाँ पर बेहतर प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए हमारा जो भी आर्थिक वृद्धि है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो जब आर्थिक वृद्धि बढ़ रही है तो जीडीपी भी बढ़ ही रहा है, ठीक है। 7.2 हो गई। ये सब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, वो आप अपने आप से आई थिंक क्लियर कर लेंगे। और इसके बाद क्या हो रहा है, अगर जीडीपी भी बढ़ रही है तो हमारी अर्थव्यवस्था में कितनी हो गई है अभी? 3300 अरब डॉलर की हो गई है। और हमारा टारगेट क्या है? 5000 अरब डॉलर का है ना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा लक्ष्य सही जा रहा है। तो अब आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी मौजूदा अर्थव्यवस्था की हालात पूछे जाएँ या अर्थव्यवस्था भारत की कैसी है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करके कोट कर सकते हो कि इस 2022-23 की चौथी तिमाही में हमारे कृषि, विनिर्माण, खनन, निर्माण क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन से चौथी तिमाही में 6.1% की वृद्धि रही है और जीडीपी में वृद्धि दर 7.2% रही है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप फ्रेश डेटा लिखोगे तो सबको पता चलेगा कि येस, यू आर अवेयर, ठीक है। और ये चीज़ जो पॉइंट आप देख रहे हैं, 5000 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल हो सकता है क्योंकि अभी 3300 अरब डॉलर की हो गई है। तो ये कंक्लूजन में आप डाल सकते हो कि अगर इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे तो हमारी जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो पूरा जल्दी ही हो जाएगा। और कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपको उठाना चाहिए, इसीलिए मैंने छोड़ दिया है। नेक्स्ट, ये मोदी जी पुष्कर में पूजा करने गए थे और थोड़ी सी पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, कांग्रेस को उल्टा बोलना, वो उधर उनका बोलना, तो यही सब चल रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। आपको पॉलिटिकली बहुत इंटरेस्ट है तो प्लीज़ गो अहेड एंड रीड। जितना आप पढ़ोगे आपके लिए अच्छा है, पढ़ना बहुत अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? हाँ, ये राहुल गांधी जी गए हुए हैं कैलिफोर्निया में, सांता क्रूज मंगलवार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सिलिकॉन वैली कैंपस में गए हुए हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए। मैंने ये न्यूज़ इसलिए कवर किया पॉलिटिकली नहीं, क्योंकि इफ़ इन के हिसाब से अगर पूछ दिया जाए कि अभी हाल ही में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में कौन सा विश्वविद्यालय है या सिलिकॉन वैली कैंपस कहाँ पर है, ऐसा कुछ पूछ दिया जाए तो उसके लिए तो कैलिफोर्निया में विश्वविद्यालय में सिलिकॉन वैली कैंपस ये आता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलिकॉन वैली क्या है? सिलिकॉन वैली क्या है? कैलिफोर्निया है, राइट। तो ये प्री के अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया था। नेक्स्ट है पूर्वी लद्दाख विवाद, ये इंपॉर्टेंट है आईआर के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये इंपॉर्टेंट है भारत चीन के मुद्दे में। तो भारत चीन का मुद्दा बहुत दिनों से चलता चला आ रहा है। देखिए, मैंने ऑलरेडी मैप ड्रॉ कर दिया है। ये इंडिया है, इंडिया के बाद ये अक्साई चीन वाला एरिया है, यहाँ से LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ पर पेगोंग सी झील है, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, इधर भी चीन के साथ हमारी गर्मा गर्मी चलती रहती है। अच्छा, चीन क्या कहती है कि ये वाले एरिया पर अपना कब्ज़ा बताती है और यहाँ पर LAC को अपनी लाइन मानती है एक्चुअल में। लेकिन अभी क्या हो रहा है
कि यहाँ पर चीन से ये लोग आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। तो जिसके लिए बार बार बातें करनी पड़ रही हैं, राजनयिक वार्ता कहते हैं इसे, राजनयिक वार्ता करनी पड़ने की लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि जो LAC है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस पर गतिरोध हो रहा है। इस पर सैनिकों को पीछे हटाने के लिए बोल रहे हैं कि आपके सैनिक पीछे हट ही नहीं रहे हैं, तो ये फिर मुद्दा गर्माता चला जाएगा, फिर लड़ाई बढ़ेगी, तो विच इज़ नॉट गुड। और लड़ाई होना किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, जैसे कि यूक्रेन और रशिया में भी चल रहा है, जिसकी वजह से आर्थिक रूप से विश्व भर में परेशानियां हो रही हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हो सकता है, इसलिए वार्तालाप करके आप चीज़ों को हटा सकते हैं। तो भारत और चीन का ये मुद्दा है, ये मैप आप ध्यान रखिएगा, ये मैप आप यूज़ कर सकते हो, और ये आप लाइन भी यूज़ कर सकते हो कि अभी हाल ही में वार्ता के लिए बुलाया गया है और आपस में बातचीत चल रही है, ऐसा करके, ठीक है। तो IR का अगर क्वेश्चन आता है भारत चीन के मुद्दे के बारे में, तो आप ये मैप बना लेना और ये कंक्लूजन में आप डाल सकते हो कि अभी इस तरीके का वार्तालाप भी चल रहा है जो कि किया जा रहा है, ताकि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पहलवान आंदोलन, आप देख ही रहे हैं एकदम ज़ोर पर है। इसका क्या हल होगा अभी तो मुझे भी नहीं पता है क्या निकलेगा, कैसा होगा। तो इसमें क्या हुआ है कि अभी आज की न्यूज़ क्या है, कल की न्यूज़ मैंने आपको बताया था कि विश्व कुश्ती संघ जो है उन्होंने कह दिया है कि भारत के लोगों का अगर अभी 45 दिनों के भीतर चुनाव नहीं हुआ कुश्ती महासंघ का, तो फिर उन्हें कुश्ती महासंघ जो भारत का है उसे निलंबित कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर चुनाव नहीं हुआ नेक्स्ट 45 डेज़ में, तो फिर निलंबन हो जाएगा, आप नहीं खेल पाएंगे, विच इज़ वेरी बैड। तो देखते हैं ये इस पर कैसे सरकार काम करेगी। बाकी एक क्या कहते हैं, भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत ने क्या कहा है कि एक खाप पंचायत बिठाई जा रही है इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। तो अच्छी बात है कि छोटे छोटे रीजनल जगहों पर भी आप पंचायत बिठा करके भी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी समिति भी बनाई गई है, वो भी काम कर रही है। तो देखते हैं क्या इसका कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इलाहाबाद कोर्ट ने हाई कोर्ट में मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। वाराणसी में एक ज्ञानवापी मस्जिद है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ पर है, ठीक है। तो ये वाराणसी में है, इसमें इसी परिसर में हिंदू देवी देवता का मंदिर है श्रृंगार गौरी का। तो उसकी पूजा अर्चना को लेकर के विवाद चल रहा है बहुत टाइम से। मस्जिद वाली कमेटी ने जाकर के ये रिट डाली कि यहाँ पर हिंदू पूजा स्थल नहीं होना चाहिए। मतलब किस बेसिस पे, इस बेसिस पे कि उन्होंने बोला कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल में परिवर्तन आप दायर नहीं कर सकते हो। तो आप उसको हिंदू पूजा स्थल अब आप नहीं बना सकते हो, जो है अब वहाँ पे मस्जिद है ज्ञानवापी, तो वही रहने दीजिए। बट हाई कोर्ट कह रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि जो मांग है पूजा अर्चना को लेकर 5 हिंदू महिलाओं की, वो पोषणीय है। मतलब वो थिंकिंग, मतलब उस पर थिंक किया जा सकता है भाई, सोचा जा सकता है इसके बारे में। अभी रुकिए, अभी सब्र करिए, अभी पहले देख लेते हैं कैसा क्या है, क्योंकि पक्ष दोनों का ही सुनना चाहिए, एक पक्ष के लिए आप काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक्ट हैं वो आप याद कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, आपके आंसर राइटिंग में बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि पूजा स्थल कानून 1991, वक्फ कानून 1995, यूपी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मस्जिद से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है कि पूजा स्थल को बदलने के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं, या सरकार को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसमें ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन शायद ही बनेगा, बट फिर भी मैं बता रही हूँ, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा ये तो हॉट टॉपिक चल रहा है, मैतेई और कुकी वाला, कुकी लैंड वाला, ठीक है। मैतेई जनजाति और कुकी जनजाति के बीच विद्रोह बढ़ता ही चला जा रहा है। तो जिसके बारे में बात करने के लिए हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी देखिए बैठे हुए हैं। अमित शाह जी स्थायी शांति के लिए आए हैं कि यहाँ पर, ताकि चीज़ें सही हों, जो पब्लिक है, जो जनता है, वो परेशान हो रही है, गोलाबारी, बमबारी, गोलियां, सब चल रहा है, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएं। तो जो मैतेई संघ है और कुकी समुदाय है, उनके बीच में बातचीत करने के लिए त्रियामी दृष्टिकोण को पर बात चल रही है। देखिए क्या होता है इस बारे में। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है ये, दिल्ली में इस बार मई का 36 साल में सबसे ठंडा महीना रहा है 36 साल में, ठीक है। हाँ, ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि इस बार बारिश तो बिन बुलाई मेहमान हो चुकी है।
अब क्या हुआ है कि देखिए यहाँ पर क्या क्या दर्ज किया गया। 36.8 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, जो कि 1987 के बाद 36 डिग्री सेल्सियस, 1987 में 36 डिग्री सेल्सियस था और अभी 36.8 डिग्री सेल्सियस किया गया, जो कि 1987 के बाद में सबसे कम है। ठीक है, और लू भी यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं देखी गई, 1-2 बार लू चलने के दिन देखे गए, ज़्यादा नहीं देखे गए, जो कि 2014 के बाद से अभी तक ऐसा पहली बार हुआ है। बट एक और चीज़ ये है कि वैज्ञानिकों ने इसका कारण ज़्यादातर पश्चिमी विक्षोभ बताया, वेस्टर्लीज़ को बताया है। ठीक है, वेस्टर्लीज़ को, जो कि मेडिटेरेनियन सी से उठती हुई हमारी इंडिया में आती है और नॉर्थ साइड में पूरा बारिश, आंधी, ये सारी चीज़ें करती है, जो कि विंटर्स में भी आती है, जनवरी से फेब के टाइम में। रिमेंबर, जो बारिश होती है जनवरी से फेब के टाइम में, वो भी पश्चिमी विक्षोभ से ही होती है। ठीक है, लेकिन हमारे जो आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ये अभी कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन समवेयर ये जलवायु परिवर्तन ही है जो इस तरह से मौसम को पूरी तरह से बदल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये डेलॉइट वाली न्यूज़ आगे भी है तो मैं आगे कवर कर लूँगी, यहाँ पर मैं छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, ये भाई सेम केसेस हैं कि क्या हत्याकांड में चल रहा है, शाहबाद वाला हत्याकांड है। आई डोंट थिंक कि ये आप लोगों के काम के लिए है, स्कूटी से किसी की मौत होना, मतलब ख़राब है चीज़ें। आप अवेयर रहिए, रोड पर अच्छे से चलिए, अपनी नैतिकता दिखाइए, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, हर किसी को बदलना हमारे बस में नहीं है। अच्छा, ये क्या हुआ है, बिजली वितरण कौन करता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। कौन वितरण करता है बिजली का, तो वो करता है डिस्कॉम। ठीक है, डिस्कॉम करता है। डिस्कॉम ने क्या किया है कि अपना एक डेटा प्रस्तुत किया है पूरे साल का, जिस डेटा को बोलते हैं ट्रू अप याचिका। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रू अप याचिका किससे संबंधित है, तो अनुमानित खर्चे और वास्तविक खर्चे के बीच के अंतर को दिखाता है। जब डिस्कॉम अपना वार्षिक वितरण, बिजली का वितरण प्रस्तुत करता है, तो दैट इज़ ट्रू अप याचिका, तो वो दिखाया है। और राजस्व घाटा कितना दिखाया है, 2906। ये डेटा याद करने जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस मेरे को यहाँ पर ट्रू अप याचिका अच्छा वर्ड लग रहा था। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ट्रू अप याचिका क्या है, ऐसा करके। एक और क्वेश्चन भी आज के न्यूज़पेपर में इस टाइप का है, आगे है, मैं बताऊँगी। ठीक है, नशीले पदार्थों का कारखाना पकड़ा गया, ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देखिए, हिंडन नदी में घातक रसायन युक्त पानी डालने वाले 16 अवैध कारखानों को सील कर दिया गया। ये न्यूज़ सही है कि यहाँ पर जो कारखाने खुले हुए हैं, वो अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उनकी वजह से हमारी जो नदियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही हैं, उनको सील कर दिया गया है। तो इसका यूज़ मैंने इसलिए ये न्यूज़ ली है। एक तो ये हिंडन नदी के बारे में हिस्टोरिकली आपको पता होना चाहिए, प्री में क्वेश्चन आ जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, यू नो हड़प्पन सिविलाइजेशन का आपका ईस्ट वाला जो सबसे ईस्ट पॉइंट है वो कहाँ पर है, आलमगीर है ना, यूपी में, और वो किस रिवर पर है, वो हिंडन रिवर पर है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, प्री के लिए। और यहाँ से आप मेंस के लिए क्या उठा सकते हो कि मान लीजिए अभी कोई पर्यावरण प्रदूषण पर आ जाए या नदी प्रदूषण पर कोई भी चीज़ आ जाए, तो उसमें आप ये एग्जाम्पल में डाल सकते हो कि अभी हिंडन नदी पर रसायनों के युक्त कारखाने जो थे उनको सील कर दिया गया है, जो कि सरकार की एक अच्छी मुहिम है। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो इन चीज़ों को। न्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनको पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इंपॉर्टेंट डेटा उठाइए, 2 लाइन का, बस ख़त्म, यही न्यूज़ है। और आपसे कोई पूछ लेगा, आपको सब अवेयर हैं, आप अवेयर हैं, आपको पता है। ये बाकी तो छींटाकसी चल ही रही है उपराज्यपाल और आपके बीच में, तो वो तो आपके काम की नहीं है यहाँ पर। हाँ, शाहबाद केस में क्या हुआ है, शाहबाद केस वाला तो ऊपर दिल्ली में वही चीज़ें चल रही हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पर क्या है कि ब्रजभूषण पर ये भी आरोप लग रहा है, ब्रजभूषण जी पर, पहलवानों में, कि यौन उत्पीड़न एक नाबालिग का भी हुआ है। तो महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के, स्वाति मालीवाल, वो कह रही हैं कि दिल्ली पुलिस को ये समन जारी किया गया है कि जो नाबालिग है उसकी पहचान के लिए बात ना करी जाए। जो भी कमेटी आप बिठा रहे हैं, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, वो आप अपने स्तर पर करिए, किसी की पहचान को उजागर मत करिए, क्योंकि उसका भविष्य बर्बाद हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ से आप अवेयर बस हो जाइए कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे चलता है सिस्टम, बस ये अवेयरनेस ही है न्यूज़पेपर। ठीक है, ये क्या है, बच्चों को सशक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार बच्चों को सशक्त बनाएगी, उसके लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ तो एक पत्रिका निकाली है। देखिए, चिल्ड्रन फर्स्ट नाम की एक पत्रिका निकाली है दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। ठीक है, और यहाँ की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, अतिशी हैं। इन्होंने चिल्ड्रन फर्स्ट जनरल ऑन चिल्ड्रन लाइव्स के 4थे अंक का विमोचन किया है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि चिल्ड्रन फर्स्ट पत्रिका क्या है,
इससे संबंधित है या किसने निकाली है, तो आप वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मेंस के लिए आप इसमें कैसे यूज़ कर सकते हो कि मान लीजिए बाल संरक्षण या बाल मजदूरी या बच्चों के भविष्य से संबंधित कोई मेंस का क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें ये एग्जाम्पल दे सकते हो कि हमें क्या क्या करना चाहिए अवेयरनेस के लिए, बच्चों के प्रति अवेयरनेस के लिए। जैसे कि चिल्ड्रन फर्स्ट नाम की एक पत्रिका चलाई गई है दिल्ली के द्वारा, इसी तरह से हमें सबको जागृत करना चाहिए। तो ये चीज़ें आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। नोट्स आपके एक एक लाइन के बनेंगे, एक एक लाइन के कि चिल्ड्रन फर्स्ट पत्रिका इससे संबंधित है, अब इसको यूज़ कैसे करना है, वो आपकी थोड़ी सी तो एनालिटिकल थिंकिंग आपकी काम करेगी ना। चलिए, और एक बाल विकास केंद्र भी खोला गया, तो ये भी आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो कि भाई बाल विकास केंद्र भी खोले जाने चाहिए ताकि बच्चों का बेहतर भविष्य बनाया जा सके। नेक्स्ट क्या है, एडिटोरियल है आई थिंक, यस एडिटोरियल है। आज का जो एडिटोरियल है वो है जानवरों के बारे में। जानवरों के बारे में बेसिकली यहाँ पर क्या है देखिए, जो हैबिटेट से रिलेटेड है। हैबिटेट आप समझते हैं, जो भी उनका प्राकृतिक सदन होता है जानवरों का, जहाँ पर वो रह रहे होते हैं, वहाँ पर क्या हो जा रहा है कि अतिक्रमण हो जा रहा है मनुष्यों का, ठीक है। और वहाँ पर जब मनुष्यों का अतिक्रमण हो जा रहा है तो जानवर तो वहीं वापस घूम रहा है, उसकी वजह से मानव और जानवरों के बीच में संघर्ष देखा जा रहा है। समझिएगा, देखिएगा। गाज़ियाबाद अदालत में शाम 4 बजे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक तेंदुआ घुसाया और वकील और सिपाही सहित 10 लोगों को घायल कर दिया, ठीक है। इंसानों पर हमला कर रहा है पालतू जानवर भी, कभी खेलते बच्चे पर हमला हो रहा है, ठीक है। कभी तेंदुए, हाथी, भालू कहीं भी आपको मिल जा रहे हैं, कभी स्कूल में, कभी कहीं सड़क पर, कहीं भी। तो ये हो क्यों रहा है ऐसा? अचानक से तेंदुआ निकल आया, भैया परेशान हो गए सब लोग। ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मानव बस्तियों के ताबड़तोड़ निर्माण हो रहे हैं, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, विकास हो रहा है। विकास दूर दूर तक जंगलों को काट काट कर हो रहा है, ठीक है। जब जंगल ही नहीं है, जब विकास इतना बढ़ गया है कि मानव हर जगह अपनी बस्ती बना रहा है, जहाँ पर जानवर पहले से रह रहा था जिस जंगल में, तो वो कहाँ जाएगा? वो तो वहीं पर मिलेगा ना, हमें उसी रोड पर मिलेगा ना। वो तो अपने पूर्वजों की जो पदछाप होते हैं उनके हिसाब से चलते हैं ये लोग, तो उन्हें तो वहीं पर वही सारी स्मेल आ रही होती है ना कि ये हमारा घर है, तो वो उसी एरिया में घूम रहे हैं और हम लोग वहाँ पर जाकर के घर बना लेंगे, तो डेफिनेटली हमारा और उनके बीच में संघर्ष तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये आगे रिपोर्ट भी एक आई है, उसमें क्या कह रहे हैं कि 7,40,973 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है, जो कि सबसे ज़्यादा कब्जा जो हुआ है वो असम में हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश भी पीछे नहीं है। और जबकि सबसे कम जो अतिक्रमण हुआ है, अतिक्रमण समझ रहे हैं, ये मानव भूमि पर अतिक्रमण नहीं, हमने जंगल पर अतिक्रमण कर डाला है, हमने जानवरों की भूमि पर अतिक्रमण कर दिया है, उल्टा कर दिया है हमने, ठीक है। लक्षद्वीप, पुदुचेरी, गोवा का दावा है कि उनके यहाँ किसी भी वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। तो ये अच्छी बात है क्योंकि ये एरिया भी छोटे हैं और इन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। असम में भारी अतिक्रमण हो रहा है, और क्यों हो रहा है? वजह ये है कि जो लकड़ी माफिया, लकड़ी का फर्नीचर आप इतना पसंद कर रहे हैं तो वन तो कटेंगे, ठीक है। आपको सब कुछ चाहिए, वुड का, वुड फर्निश्ड, सब कुछ वुड वाली चीज़ें चाहिए, तो लकड़ी कट रही है, लकड़ी कट रही है तो वन ख़त्म हो रहे हैं, वन ख़त्म हो रहे हैं तो मानव की जो बस्तियां हैं वो वहीं पर बनती चली जा रही। जब वन ही नहीं है तो वहाँ पर बना दो भाई, प्लॉटिंग कर दो, प्लॉटिंग करके वहाँ पर बस्तियाँ बना दो। अब जानवर बेचारा घूमेगा, जब छत पर आ जाएगा तो डरते हैं हम, तो ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी ना। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर थी, हाँ यही चीज़ लिखी हुई कि इंसानों ने वनों पर इतना ज़्यादा कब्जा कर लिया है कि अब जानवर क्रोधित है। क्रोधित नहीं भी होगा तो वो डर के मारे आप पर अटैक करेगा। जानवर भी तो डरता है ना, तो डर के मारे अपने बचाव में वो आप पर अटैक करेगा। तो और जिसकी वजह से जब उनका पर्यावास नहीं मिल पा रहा है तो फिर वो क्या करेंगे? वो विलुप्त हुई तो होते चले जाएंगे। जब उनको ना खाने मिल रहा, ना उनका जंगल मिल रहा, ना उनको घर मिल रहा है, वो बेचारे परेशान हो गए हैं, अंदर से मानसिक स्थिति उनकी कैसी हो, ख़राब होगी, तो विलुप्त होते चले जा रहे हैं, ठीक है। हम बात करते हैं सतत विकास की, तो सतत विकास की तो बात तो कर रहे हैं, लेकिन सतत विकास कैसा विकास है कि हम जानवरों की पीढ़ियों को पूरा ख़त्म करते जा रहे हैं, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए सब कुछ बिगड़ता हुआ पर्यावरणीय असंतुलन हम बनाते चले जा रहे हैं। सिर्फ पेपर वर्क हम दिखा रहे हैं कि हम ये मीटिंग कर रहे हैं, ये COP17, COP15, COP21 चल रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है? कुछ नहीं।
हाथियों, ये देखिए एक डेटा ये है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाथियों सहित कई पशुओं में ज़बरदस्त याददाश्त होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को स्थानांतरित करते हैं और नई आबादी को पुराने रास्ते और ठौर ठिकाने सिखाते हैं। अब मनुष्य तो बता बता कर सिखा देता है, लेकिन जो जानवर होते हैं वो एक ऐसी मेमोरी क्रिएट करते हैं अपने पंजों के निशान, अपनी स्मेल से, कि वो अपने पीछे वाले बच्चे को सारी चीज़ें बता देते हैं कि आप यहाँ पर जाइए, ये आपके ठौर ठिकाने हैं, ठीक है। तो वो भाई वहीं पर जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसकी क्या गलती है, वो तो अपने चिन्ह और पहचान के जरिए, स्मेल के जरिए वो उन्हीं बस्तियों में जाता है। अब वहाँ पर लेकिन मानव बस चुका है, जिसकी वजह से मानव और जानवर के बीच संघर्ष स्थापित हो जाता है। अभी आपने बीच में देखा होगा कि कोई रोड पास कर रही है तो वहाँ पर हाथी बीच में गुजर रहे थे तो हाथियों ने हमला कर दिया। तो ऐसे करके बहुत सारे केसेस आते ही रहते हैं, जो कि मानवों की मानवीय गलती भी कैसे कही जाए पूरी तरह से। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो धीरे धीरे कंट्रोल होगी, तो इसके भी अलग अलग मुद्दे हैं। एक और जहाँ दुनिया की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, वहीं पशुओं की संख्या अचानक से कम हो रही है, क्योंकि असंतुलन बैठ गया है, और ये असंतुलन हमारी भावी पीढ़ी के लिए खतरनाक है, ठीक है। हमने बहुत ज़्यादा चिंता में आकर के 1992 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता सम्मेलन तो किया था, बट उसको अभी तक हम ठीक से फॉलो नहीं कर पाए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। वन बचाइए, पानी बचाइए, सारी चीज़ें अच्छी करिए। अब वुड फर्नीचर के बजाय थोड़ा और कुछ देखिए, कोई और चीज़ें। अब ये नहीं कि प्लास्टिक पे ही कम्प्लीटली मूव कर गए, वो भी गलत है, ठीक है। थोड़ा बैलेंस्ड रहने की ज़रूरत है, थोड़ी डिमांड्स को कम करने की ज़रूरत है, और थिंग्स विल बी फाइन सून होपफुली। चलिए ये देखते हैं क्या है धोखाधड़ी का संजाल। कल मैंने ये न्यूज़ आपको बताई थी बैंकिंग रिफॉर्म वाली। मैंने कहा था आपको कि बैंकिंग रिफॉर्म में आप ये डाल सकते हो कि धोखाधड़ी हो रही है, जो कि आरबीआई की रिपोर्ट आई हुई थी। तो इसमें अभी वही डिटेल में दिया गया है कि आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है बैंकिंग धोखाधड़ी वाली, तो उसमें क्या क्या हो रहा है। आधुनिक तकनीकी का जो दौर है उसमें क्या हो रहा है कि आधुनिक तकनीकी के दौर है तो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। निर्भरता आपकी टेक्नोलॉजी पर बढ़ती चली जा रही है, ऑब्वियस है। इंटरनेट, डिजिटल चीज़ें, डिजिटलाइजेशन और डिजिटल बैंक, ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। अच्छा, जो केरल है वो फुल्ली डिजिटलाइज बन गया है ना 24/7। ये क्वेश्चन आ सकता है प्री में। साइबर तंत्र का भी विस्तार हो गया है। जब साइबर तंत्र का विस्तार हो गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो डेफिनेटली आपको इसके खतरे भी तो बढ़ जाएंगे, खतरे भी तो बढ़ेंगे। कुछ तो ड्रॉबैक हर जगह होगा ना। ज़्यादा खा लोगे तो भी बढ़ेगा, कम खाओगे तो भी बढ़ेगा। तो ऐसे ही डिजिटल चीज़ों का भी है। जितना आप इंटरनेट यूज़ करोगे, कुछ ना कुछ उसके इम्पैक्ट, उसकी चीज़ें आप पर आएंगी ना। तो इसमें आरबीआई ने जो रिपोर्ट दी है 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट, उसमें बोला है कि बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं। इसके तहत सबसे ज़्यादा ठगी का निशाना डिजिटल लेन देन रहा है। डिजिटल लेन देन कैसे रहा है? होता क्या है कि आपकी सारी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं, अकाउंट हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, सारी चीज़ें तो आपकी ऑनलाइन पड़ी हुई हैं। कई बार आप गलती से कुछ और प्रोसेस कर देते हो, कई बार हैकर्स आपकी चीज़ें पे हैक कर लेते हैं। हैकिंग तो किसी भी तरीके से करी जा सकती है ना, उसमें तो आपको पता भी नहीं चल पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें संवेदनशील हो जाती हैं। कई बार आपकी चीज़ों में प्राइवेसी इस तरह से लगी नहीं होती है कि आप बच सकें इन चीज़ों से, तो उस वजह से धोखाधड़ी हो रही है। और मोस्टली निजी बैंक में धोखाधड़ी हो रही है, लेकिन राशि के हिसाब से, यानी जो अमाउंट है, अमाउंट की जो धोखाधड़ी है सबसे ज़्यादा वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में हो रही है, ठीक है। और क्या है, और हम लोग जो हैं साइबर अपराधियों के जाल में फंसते चले जाते हैं। अभी एक सीरीज़ आई हुई है ओटीटी पे, मुझे याद नहीं आ रहा है, जमगढ़ कुछ तो है, जमतारा, उसमें साइबर क्राइम के बारे में ही है। कैसे वो लोग फ़ोन से कॉल कर करके ऐसे बैंक को लूटते ही रहते हैं, पैसा निकालते ही रहते हैं, आपका एटीएम ही खाली करा देते हैं। तो उसी टाइप की चीज़ें हैं। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के बढ़ने से इस तरीके की चीज़ें होने लग गई। तो प्लीज़ बी अवेयर, अपनी चीज़ों को थोड़ा प्राइवेट रखिए, पासवर्ड अच्छे बनाइए जैसा जैसा आपको बोला जाता है, और चीज़ों को याद भी रखिए। और नहीं हैंडल हो रहा है तो किसी से हेल्प लीजिए, बट ऐसे मत छोड़ दीजिए कि ठीक है कि बस भाई पैसा पड़ा है और चला गया, वहीं गायब हो गया अचानक से। चलिए ठीक है, तो ये बस इतनी सी चीज़ थी ये। नेक्स्ट क्या है, हादसे की कड़ियाँ। हादसे की कड़ियों में ये है कि कल आपने देखा था, कल की न्यूज़ में जम्मू कश्मीर में जम्मू में जाती हुई वैष्णो जाती हुई जो बस थी वो पुल से गिर गई और 8 लोग आई थिंक मर गए और 6 लोग अप्रॉक्स घायल हो गए।
तो वही उसी के बारे में लिखा गया है कि सड़क पर ये जो हादसे हैं वो हो ही रहे हैं, इनके बारे में किया क्या जाना चाहिए। जो घेरा होता है पुल पर वो मजबूत नहीं है, अगर मजबूत होता तो अनियंत्रित वाहन शायद रुक जाता, शायद वो नीचे नहीं जाता कम्प्लीटली। ठीक है, पहाड़ी रास्तों पर ऐसे कर्व वाले मोड़ भी होते हैं जिन पर वाहन दिखाई नहीं देता, एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई और इतना कर्वी है कि वहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो इस चूक के लिए भी हमें ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए कि आगे का हमें पता चल सके। ठीक है, और जो हमारे ड्राइवर हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड होना चाहिए, कुछ ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें करी जाएँ। सड़क किनारे पैराफिट या क्रैश बैरियर भी लगाने चाहिए। ठीक है, क्रैश बैरियर और पैराफिट क्या करते हैं कि आपका जो भी वाहन है वो टकराता है और खाई में गिरने से बच जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें लगी होनी चाहिए, इससे आपका हादसे होने से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये आप किस में डाल सकते हो, ये इंफ्रा वाले क्वेश्चन में डाल सकते हो कि अवसंरचना में आप क्या क्या बदलाव कर सकते हो, या सड़क हादसे वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये नेक्स्ट क्या है, अस्थिर मौसम। ये लोगों के व्यूज़ हैं, अगर मुझे लगता है कि कोई पॉइंट यहाँ पर किसी के व्यू का अच्छा है तो मैं कंसिडर करती हूँ, क्योंकि ये किसी ने अपने थॉट प्रोसेस बस पोस्ट किए हुए हैं सॉरी। तो अस्थिर मौसम में क्या था, मैंने देखा कि उमस भरी गर्मी और जलवायु परिवर्तन का ही परिमाण है। भारत में इस समय उमस भरी गर्मी जो कि बढ़ती जा रही है, जो किसका परिमाण है, जो जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। तो अगर जलवायु परिवर्तन पर क्वेश्चन आता है तो आप ये पॉइंट डाल सकते हो उसमें। ठीक है, और हमारे लिए पेरिस समझौते में कहा गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाए और 2 डिग्री तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए, वरना सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। बट ऑलरेडी हमारा जो वैश्विक तापमान है वो 1.2 डिग्री हो चुका है। तो अब देखिए किस तरह से हम अपना इतनी सारी कॉप तो चला रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ये रोक पाएंगे या नहीं वो देखना रहेगा। सारे SDG गोल्स हमें फॉलो करने हैं 2030 तक SDG सारे हमें फॉलो करने हैं, तो वो हो पाएंगे या नहीं। अच्छा, SDG 13 जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, तो आप ये SDG पूरे रट जाइए, प्लीज़ रट जाइए, क्योंकि आप मेंस के आंसर राइटिंग में लास्ट में कंक्लूजन में SDG डाल सकते हो। और ये आई थिंक मुझे लगता है शायद 10% क्वेश्चन छूटते होंगे, 90% में आप SDG डाल ही सकते हो। मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है जिसमें ये है कि UPPCS की टिप्स के बारे में डाला है, तो उसमें आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, तो वो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये अवेयरनेस टाइप की न्यूज़ है। अवेयरनेस टाइप की न्यूज़ इसमें क्या है कि रोज़गार में लोगों को 75% लोग जो आवेदक हैं उनको नियोक्ताओं के प्रति अपनी प्रतिभा व योग्यता के बताने का मौका नहीं मिलता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका जो बायोडेटा है, जो रिज्यूमे है, वो इतना बेकार सा वो बना करके ले जा रहे हैं। उनको नहीं पता है कि कैसा अट्रैक्टिव बायोडेटा होता है, जिसकी वजह से उनका बायोडेटा कंसिडर ही नहीं होता है, तो उनकी जो कैपेबिलिटी है वही नहीं दिख पाती है। ऐसे होता है ना कि हम कैपेबल तो हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज हम वो दिखा नहीं पाए हैं इसलिए हम पीछे रह गए हैं। तो इसलिए आपको अपना बायोडेटा भी अच्छा और आकर्षक बनाना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ जस्ट काइंड ऑफ अवेयरनेस कि आपको जॉब चाहिए तो आप ये चीज़ें करनी चाहिए। गागर में सागर भरा हुआ दिखना चाहिए आपका रिज्यूमे। ओके, तो यही है आपके सपनों की नौकरी पाने का अवसर। अवेयरनेस है ये, अवेयर रहिए इस बारे में अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं कहीं पर। ये भी एक अवेयरनेस टाइप की न्यूज़ है कि एक वाइज कट नाम का ऐप है जो कि ऑनलाइन संचालित वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर है। एक आपका एडोब पॉडकास्ट है, वो भी ऑनलाइन ऐप है जो कि वीडियो और आवाज़ के लिए है। और एक रनवे आपका ऐप है जो कि वीडियो संपादन और पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए है। ठीक है, अदर दैन फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ये वाले 3 ऐप भी आप यूज़ कर सकते हो वीडियो के लिए। तो ये पेज सिर्फ अवेयरनेस का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। हाँ, ये देखिए एक और अवेयरनेस, ये मुझे अच्छा लगा पढ़कर। सफलता पाने के लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखें। ठीक है, आपको सफलता पानी है, डेफिनेटली आपका कुछ लक्ष्य है, हाँ है, लेकिन सफलता पाना भी एक सतत अभियान। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूस चलाते रहना चीज़ों को, हर रोज़ कल से बेहतर करते रहना। तो आपको आवश्यकता है हर दिन कुछ नया सीखने की। हर दिन कुछ नया सीखने से हमारे मस्तिष्क पे भी सकारात्मक और स्पष्ट विचार आते हैं कि हाँ, हम आज अच्छा कर रहे हैं, कल हम और अच्छा कर लेंगे। तो ऐसे इन सब में हेल्प भी करता है किताबें, इंटरनेट, पाठ्यक्रम, संगठन, शिक्षा, ये सारी चीज़ें हमारी हेल्प भी करते हैं। तो हर रोज़ नया सीखिए, कुछ नया करते रहिए और सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये बस अवेयरनेस और इंस्पिरेशन का पेज लगा मुझे, जो बहुत ही अलग था। ये नेक्स्ट क्या है, ये एडमिशन के बारे में है, दिल्ली के एडमिशन के बारे में है।
पुंछ में नियंत्रण रेखा पर 3 आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में मैंने आपको कल ही बताया था कि किस तरीके से आतंकवादी लोग क्या कर रहे हैं, आम लोगों को निशाना बनाने लग गए हैं ताकि गुटबाजी हो जाए। और एक तरफ क्या होता है, हमारे सीमा के क्षेत्रों पर मादक पदार्थों की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वही पकड़े गए हैं, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियार, ये सारी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। तो 3 आतंकियों को पकड़ा गया है और इनमें एक जवान हमारा घायल भी हो गया है, ये देखिए। और क्या क्या मिला है ये देख लेते हैं। मादक पदार्थ मिले हैं, तस्करी करना चाहते थे ये लोग, और प्रेशर कुकर में रखा गया एक IED, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, IED। इस तरीके के नाम आप देख लिया करिए क्योंकि कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। तो मादक पदार्थों की तस्करी एक सीमा नियंत्रण पर बहुत ही मुश्किल चीज़ है। मेंस में क्वेश्चन ये सिक्योरिटी वाले में आ सकता है, पेपर 3 में, ठीक है। पेपर 3 में सिक्योरिटी रिलेटेड में आपके आ सकते हैं कि सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना एक बहुत ही मुश्किल काम हो रहा है, जिसके लिए दिन प्रतिदिन हमारी सेना पुलिस लगी ही रहती है। फिर भी कुछ आतंकी लोग हैं जो कि इस तरीके की तस्करी करते हैं और हमारे युवाओं को, हमारी नस्ल को ख़राब करते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी वाले पेपर में आप यूज़ कर सकते हो ये। राजस्थान में एक अलग ही भैया बिजली मुफ्त का चल रहा है कि महीने की 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। अब वो चाहे आपका जितना भी आगे बन रहा हो, 100 यूनिट आपका इनिशियली जो है वो फ्री ही रहेगा, ठीक है। ये राजस्थान वाली न्यूज़ है, मैं यूपी वाली न्यूज़ ज़्यादा फोकस करूँगी। ब्रिजभूषण ने कह दिया है कि अगर आरोप सिद्ध हो गए तो फिर मैं फांसी पर लटक जाऊँगा। देखते हैं क्या होता है, ये तो बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है इस समय। अच्छा, कर्नाटक वाले में ये चुनाव से रिलेटेड मुद्दे ही हैं, चुनाव चल रहा है, आपस में बहस चल रही है। तो मुझे बस यहाँ पर ये लगा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए, कौन है ये, सिद्धरामैया है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। राहुल फर्जी गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं, वही सेम पॉलिटिकल व्यूज़, पॉलिटिकल चीज़ें, ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ों में मत पड़िएगा, बस एक रैंडम चीज़ें देख लीजिएगा कि चल क्या रहा है, कौन कौन से सत्ता में है, कौन नहीं है, क्या नहीं है, थोड़ा अवेयर तो होना ज़रूरी है ना। अच्छा, अभी क्या है, राजकोषीय घाटा कितना हो गया है, ये क्वेश्चन प्री में कई बार पूछ लेते हैं। मान लीजिए आरओ में भी आ सकता है कि अभी रिसेंट वाला राजकोषीय घाटा कितना था, तो GDP का 6.4% पर रह गया है, ठीक है, राजकोषीय घाटा। और 1 लाख करोड़ रुपए की योजना, हाँ ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपका इकोनॉमिक्स वाले पेपर में जो फूड प्रोसेसिंग वाला है ना, खाद्यान्न से संबंधित वाला है, खाद्यान्न भंडारण वाला जो टॉपिक है ना सिलेबस में, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेबस देख लीजिएगा, उसमें ये लिखा हुआ है ये सब, अनाज भंडारण और इन सब के बारे में। तो हुआ क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण क्षमता बनाने के लिए 1 लाख करोड़ के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है, जो कि खाद्य सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगी। सहकारी क्षेत्र में 700 लाख टन अनाज भंडारण क्षमता की योजना बन रही है, ठीक है। अभी तक क्या है देखिए, अभी तक हमारे पास 3100 लाख टन का जो उत्पादन है, ठीक है, उस उत्पादन में भंडारण के लिए कितना, 47% ही हमारे पास भंडारण के लिए जगह है। जब भंडारण की जगह ही नहीं हो पाती है तो हमारा खाद्यान्न जो है वो वेस्ट हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। कई बार खेत में पड़े कई बार किसान के पास जगह कहाँ है रखने की, किसान के पास ख़राब हो जाता है। किसान से अगर सरकार पे चला भी गया तो सरकार के पास भंडारण की जगह ही नहीं है, वो कहाँ लेके रखेगा। सहकारी समितियों के पास जगह ही नहीं है तो वो रखेगा कहाँ पे। तो हमारा जो खाद्य चीज़ें हैं, जो उत्पादन हो रहा है, वही ख़राब हुआ जा रहा है। जब खराबी हुआ जा रहा है तो लोगों तक पहुँचता नहीं है, महंगाई बढ़ जाती है। तो अगर 1 लाख करोड़ रुपए के कार्यक्रम की मंजूरी दे दी गई है और 700 लाख टन का अनाज भंडारण का एक और आप पूरा इंफ्रा खड़ा कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि थोड़ा और हमारा भंडारण अच्छा होगा, खाद्य सुरक्षा बढ़ जाएगी। फ़िलहाल अनाज भंडारण की जो क्षमता है वो 1450 लाख टन की है, ठीक है। अभी 700 लाख टन और बढ़ जाएगा तो टोटल बढ़ करके ये 2150 हो जाएगा, धीरे धीरे और बढ़ेगा, विच इज़ गुड। एक नया इनिशिएटिव है। तो खाद्य प्रसंस्करण या खाद्य सुरक्षा से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको कोट कर सकते हो, पूरी लाइन्स लिख सकते हो कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनाज भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जो कि सहकारी क्षेत्र में 700 लाख टन अनाज भंडारण क्षमता को बनाने की योजना बना रही है। और उसके बाद आप अपने व्यूज़ और इम्पैक्ट और ये सारी चीज़ें जो भी पूछा गया होगा वो सब आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, OTT
हाँ, तंबाकू पर देखिए कल ही हमने पढ़ा था, तो तंबाकू के लिए एक और निकाला गया है कि तंबाकू के खिलाफ जो चेतावनी है वो OTT के सारे कार्यक्रमों पर भी होनी चाहिए। OTT आपको पता है ना, ओवर द टॉप, ये जो हम ऑनलाइन सीरीज़ और मूवीज़ और ये सारी देख रहे हैं ना, OTT प्लेटफॉर्म है ये। तो इस पर क्या है, तंबाकू के संबंधित आपको एडवर्टीज़मेंट पूरे चलाने हैं, 30 सेकंड तक तंबाकू के खिलाफ स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी देनी है और 20 सेकंड का एक ऑडियो विजुअल डिस्क्लेमर भी दिखाना है। और अगर कोई यूज़ कर रहा है सिगरेट, टोबैको कुछ भी, तो नीचे आपको डिस्क्लेमर देना है। ठीक है, तो ये तो हम वैसे भी देखते आ रहे हैं, वो मुकेश वाला और ये सब देखते आ रहे हैं ना, वैसे ही टाइप का है। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने इसलिए किया है कि मुग़ल उद्यान, अगर पूछा जाता है कि मुग़ल उद्यान कहाँ है, तो श्रीनगर में है। ठीक है, मुग़ल उद्यान कहाँ है, श्रीनगर में है। ओके, कूनो में और भी चीते आने वाले हैं। कूनो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर नामीबिया से भी चीते लाए गए थे। कितने चीते लाए गए थे, 8 चीते पहले लाए गए, फिर सेकेंड चरण में फिर से 12 चीते लाए गए, अभी फिर से और चीते आने वाले हैं। ठीक है, अभी 7 चीते और आने वाले हैं। ठीक है, तो 3 फेजेज़ में चीते आए हैं, लेकिन 3 चीते मर भी गए हैं वहाँ पर। ठीक है, 3 चीते मर भी गए हैं वहाँ पर। परिस्थितियाँ बदल जाती हैं ना, तो थोड़ा सा उनको वापस से वहाँ पर अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, इसीलिए। अच्छा, ये रिपोर्ट देखिए, एजुकेशन वाले आप पार्ट में यूज़ कर सकते हो। सोशल जस्टिस या सोशल इशू पार्ट पेपर 1 में सोशल इश्यूज़ वाले में आ सकता है, सामाजिक मुद्दे वाले में शिक्षा से संबंधित आ सकता है। उसमें आपका अगर ये या फिर एस्से में भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा की स्थिति के बारे में बताना है, तो उसमें आप ये लाइन 2 लाइन आप तो डाल करके एक पैरा बना सकते हो आप ये। ठीक है, आपके पास ये डेटा हो जाएगा। क्या डेटा है कि 10वीं और 12वीं के स्तर पर देश के सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देते हैं। कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा हो गया है कि उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, 10वीं 12वीं के स्तर पर पढ़ाई ही छोड़ दे रहे हैं। तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा कैसे? और ये क्या हो रहा है कि 35 लाख विद्यार्थी पिछले साल के मुकाबले 35 लाख विद्यार्थी 10वीं कक्षा के बाद 11वीं कक्षा में पढ़ने ही नहीं गए। तो ये एक डेटा आप एजुकेशन सिस्टम में यूज़ कर सकते हो कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी हालत कहाँ चली जा रही है, क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, उसके साथ ही बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात, तमिलनाडु भी पीछे नहीं है। यहाँ पर भी ड्रॉप आउट की सिचुएशन, आप एक पॉइंट क्या डाल सकते हो, ड्रॉप आउट, ड्रॉप करने लग जाते हैं ना ये लोग, तो ड्रॉप आउट की सिचुएशन बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए डेलॉइट वाली न्यूज़ आ गई। अडानी पर अभी जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी थी अडानी पर, ये धोखाधड़ी, शेयर में हेराफेरी और धन शोधन का जो आरोप लगाया था, उसके बारे में सेबी ने एक रिपोर्ट बनाई, सेबी ने एक समिति बनाई थी। उस समिति का जो लेखा परीक्षक और परामर्श है वो डेलॉइट कंपनी कर रही है। ठीक है, डेलॉइट कंपनी उस पर परामर्श का काम कर रही है। तो डेलॉइट कंपनी अपनी रिपोर्ट और टिप्पणी प्रस्तुत कर रही है, उसी के बारे में ये न्यूज़ है कि क्या क्या अभी खुलासे होने अभी लेकिन बाकी हैं। ठीक है, अभी फाइनल रिपोर्ट आई नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत है। बस हाँ, डेलॉइट कंपनी जो है वो ये काम कर रही है, सेबी ने समिति बनवाई है और धोखाधड़ी और शेयर और हेराफेरी के मामले में अडानी को हिंडनबर्ग ने ऐसी रिपोर्ट दी थी। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए बस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये IR का देख लेते हैं, देश दुनिया। सिंगापुर के साथ में भारत का एक शिक्षा, कौशल और विकास के दायरे पर एक समझौता टाइप का भागीदारी देखने को मिल रही है। समझौता नहीं, भागीदारी है। द्विपक्षीय सहयोगों को मजबूत करने के लिए सिंगापुर भारत के साथ स्कूली स्तर से ही कौशल और व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने की भागीदारी कर सकता है। ठीक है, सिंगापुर और भारत, यानी कि भारत में जो व्यावसायिक शिक्षाएं दी जा रही हैं तो उनके लिए सिंगापुर से कौशल वाली चीज़ें आपकी प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, ताकि वहाँ के हिसाब की चीज़ें, वहाँ के हिसाब की स्किल्स आप डेवलप कर लें और आप अपना काम बढ़ा सकें। क्योंकि अभी हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एम्फसाइज़ किया गया है कि आपकी जो पढ़ाई हो व्यावसायिक रूप से हो, यानी कि आपको रोज़गार भी मिले। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया, किताबी हो गए, ख़त्म, आपको रोज़गार भी मिले, उस टाइप से काम करना है। तो उसमें सिंगापुर भी आपका साथ दे रहा है। ऊर्जा व व्यापार का सहयोग हो रहा है नेपाल के साथ। नेपाल के प्रधानमंत्री अभी प्रचंड बने हैं, ये पुष्प कमल दहल प्रचंड बने हैं। इनकी पहली विजिट है प्रधानमंत्री बनने के बाद से, पहले भी ये आ चुके हैं बट अभी जो नए सेशन में जब ये बने हैं प्रधानमंत्री तो इनकी पहली विजिट हुई है। और इनका हमारे साथ जो समझौते चल रहे हैं, ऊर्जा, संपर्क और व्यवहार के जो समझौते चल रहे हैं उसके बारे में हमारी बात हुई है। ठीक है, तो नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड बुधवार को 4 दिवसीय दौरे पर भारत आए थे और रोटी बेटी संबंध भी हमारे यहाँ चल रहे हैं सदियों पुराने, जो कि वापस से उजागर किए गए हैं। और नेपाल जो है हमारे को 450 मेगावाट की बिजली का निर्यात
कर रहा है, ठीक है। 450 मेगावाट की बिजली का निर्यात अभी भी कर रहा है। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, नेपाल जो है 450 मेगावाट की बिजली का निर्यात अभी भी हमको कर रहा है। तो ऊर्जा और इन सब के बारे में ये चीज़ें आई हैं सामने, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। पाक में जो हमला हुआ, 26/11 का जो हमारा 2008 का हमला हुआ था मुंबई में, उसमें लश्कर तैयबा में जिसने भी प्रशिक्षित किया था अब्दुल सलाम भटावी, उसकी जेल में मौत हो गई है। बस ये एक अवेयरनेस है, मुझे नहीं लगता इसको आप कहीं यूज़ करेंगे। हाँ, ये देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत बन रहे हैं कि फ़ॉरेन में क्या चल रहा है, किसने किसका भ्रष्टाचार कहाँ क्या हो रहा है। तो ये क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने इमरान खान को 50 अरब रुपए से अधिक से के कथित भ्रष्टाचार से जुड़े अलकादिर ट्रस्ट मामले में 19 जून तक के लिए जमानत दे दी है। तो ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि पाकिस्तान के इमरान को किस मामले में भ्रष्टाचार से जोड़ा गया है, या फिर किस भ्रष्टाचार के मामले में किसने जमानत दे दी है, किस ट्रस्ट ने जमानत दे दी। तो अलकादिर ट्रस्ट नाम याद रखिएगा, और भ्रष्टाचार के मामले में ये फंसे हुए हैं ये याद रखिएगा, क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन आया था कि ऋषि सुनक ने उनकी जो कैबिनेट थी उसमें से किसी एक को हटा दिया है, वो किस बेसिस पे हटाया है, टैक्स स्कैंडल, करप्शन, या फिर अच्छा व्यवहार ना करने पर। तो उसमें टैक्स स्कैंडल था। तो उसी तरह से यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि इमरान खान पर क्या क्या चल रहा है, क्या दोष लगाया गया है। तो आप भ्रष्टाचार याद रखिएगा, अलकादिर ट्रस्ट मामला याद रखिएगा। तो इस तरीके से प्री के क्वेश्चन से आप डील कर सकते हो। ये क्या है, NIA ने छापेमारी की है। NIA नेशनल एजेंसी जो हमारी है, उसने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो कि साउथ में ये चलता है ना, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उस पर छापेमारी की है, ताकि ये जो सिलसिले हो रहे हैं साजिशों के, ये सारी जो घटनाएं होती हैं, संघर्ष चलता रहता है, वो सारी बंद करी जा सके। NIA बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है, इसके बारे में आप प्लीज़ अब बुक से पूरा कम्प्लीटली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि NIA पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो उसमें आप ये ऐसी केस स्टडी लिख सकते हो कि NIA ने अभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भी छापेमारी मारी है, इस तरीके का लिख सकते हो। और एक ये देखिए, आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अपने अभियान के तहत बुधवार को कश्मीर में भी 3 स्थानों पर छापेमारी की है। तो NIA की पावर और सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। NIA इंस्टीट्यूट आप पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्चुअली नहीं है, इसीलिए मैं इतना एम्फोसाइज़ नहीं कर रही हूँ। अच्छा, ये देखिए, राफेल का क्या हुआ है कि इन्होंने अपनी एक मॉक ड्रिल टाइप की है, रणनीतिक अभियान पूरा किया है। कहाँ पर? चीन हिंद महासागर के क्षेत्र पर। क्यों? क्योंकि चीन का भी अब दबदबा बढ़ रहा है ना हिंद महासागर पर, इसीलिए इंडिया क्या कर रहा है, अपने राफेल को वहाँ पर 6 घंटे का अभ्यास कराया गया है, 6 घंटे का, ताकि कुछ भी हो तो हमारे राफेल देख लें और दुनिया में ये मैसेज भी चला जाए विश्व में कि हाँ, हम यहाँ पर अपनी पहरेदारी कर रहे हैं, ठीक है। चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना का बैकयार्ड कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्या है, आयुष्मान भारत के बारे में एक डेटा निकला हुआ है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अभी क्या हुआ है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त उपचार के लिए 5 करोड़ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 61,501 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये एक डेटा है। अगर मान लीजिए आयुष्मान के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, आयुष्मान योजना के बारे में बताइए, छोटा सा शॉर्ट वाला क्वेश्चन आ गया, तो उसमें आप ये डेटा लिख सकते हैं इनिशियली एकदम इंट्रो में ही कि आयुष्मान भारत के तहत 5 करोड़ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिस पर 61,501 करोड़ रुपए तक के खर्च किए गए हैं। तो ऐसे करके आप इंट्रो में लिख सकते हो, ये आपकी केस स्टडी होगी। तो आयुष्मान वाला डाल के ऐसे 2 लाइन लिख लेना, बस 2 लाइन का, 1 लाइन का है ये। नेक्स्ट आपका खेल से संबंधित है। खेल से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय कुछ नहीं आया हुआ था ज़्यादा, ये बस वही पहलवानों का है कि सभी घर वापसी पर चले गए हैं, लेकिन साक्षी मलिक जी हैं वो नहीं अभी गई हैं, बाकी सभी अपने घर लौट गए हैं। और थाईलैंड ओपन चल रहा है ना, सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट, उसमें क्या हुआ है कि PV सिंधु जी बाहर हो गई हैं, साइना और अस्मिता चाहिला अभी भी दूसरे दौर में पहुंच गई हैं, ठीक है। बस इतनी ही न्यूज़ है इसमें। नेक्स्ट क्या है, हाँ ये देखिए, शतरंज के बादशाह कौन है, ये क्वेश्चन मैग्नस कार्लसन का बहुत इस समय चल रहा है करंट में, हो सकता है कि प्री में पूछ लें कि विश्व चैंपियन कौन है, मैग्नस कार्लसन है। मैग्नस कार्लसन का नाम याद रखिएगा। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी है भारत के लिए बड़ी अच्छी सी, कि शतरंज का अग्रणी देश बनने की राह पर, भारत जो है शतरंज का अग्रणी देश बनने की राह पर है, ठीक है। और कार्लसन का नाम याद रखिएगा, विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन का नाम याद रखिएगा। हाँ ये देखिए, ट्रांसफ़र विंडो क्या है, फुटबॉल सत्र के लिए ट्रांसफ़र विंडो 9 जून से शुरू होगी। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया ट्रांसफ़र विंडो क्या है, तो ट्रांसफ़र विंडो यहाँ पर है
ट्रांसफ़र विंडो खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया है। ट्रांसफ़र विंडो खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया होती है जो कि अखिल भारतीय फुटबॉल संघ में करी जा रही है। 9 जून से 31 जून तक होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, स्टेटमेंट वाले छोटे से ऐसे पूछ दिए कि ट्रांसफ़र विंडो क्या है, तो आप ये बता सकते हो कि ये क्या है, खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया है फुटबॉल में। तो ऐसे आप लिख लेना ट्रांसफ़र विंडो, आगे लिख लेना इतना सा बस, और कुछ नहीं करना है। ये क्या है यहाँ पर, भारतीय गोल्फरों ने 2023 यूएस किड्स गोल्फ यूरोपीय चैंपियनशिप में शानदार शुरुआत की है। भारत के 9 खिलाड़ी शीर्ष 10 में शामिल है। ये याद करने वाला नहीं है, जब फाइनल डेटा आता है तभी याद करने वाला होता है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा और सब क्लियर भी होगा। नेक्स्ट आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या कमी रह जा रही है, या क्या आपको और डिमांड है, या क्या मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, तो उस पर काम कर लेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।